So in our last lecture, we have studied about the particle nature of electromagnetic radiations. बराबर, हमने ये वहां पर डिस्कस किया था कि भाई लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उसका एग्जांपल है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक्सवेल और दूसरे का नाम था प्लांक्स। मैक्सवेल ने ये कहा था कि भाई वेव नेचर को हम सपोर्ट करते हैं, बट प्लांक नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा था कि भाई वी आर सपोर्टिंग द पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट जो है वो वेव नेचर पोजेस करती है या पार्टिकल नेचर, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो मैक्सवेल वाला जो पोर्शन पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में वो वेव नेचर वाली डिस्कशंस थी, बराबर है। और एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांक्स थियरी और प्लांक्स क्वांटम थियरी which is also a discussion of particle nature of the electromagnetic radiation। दो फिनोमिनन के नाम मैंने आपको शायद समझाया था, एक का नाम होगा डिफ्रैक्शन और दूसरे का नाम क्या था, इंटरफियरेंस। डिफ्रैक्शन मतलब एक चीज में से छोटे छोटे पार्ट होना, डिवाइड होना, और इंटरफियरेंस का मतलब है कहीं पर क्रॉस सेक्ट होना, जुड़ना, इंटरफियर होना, बराबर है। तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस जैसी दो फिनोमिनन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे। बट चार फिनोमिनन मैंने आपको ऐसे लिखवाई थी जो पार्टिकल नेचर जो है वो प्रूव होता था उससे, बट वेव नेचर जो है उसको वो सपोर्ट नहीं करती थी। कौन कौन सी? तो मैंने एक लिखवाई होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज हमें वो सीखना है क्या है। फर्स्ट वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द सेकेंड वन is photoelectric effect, third one is heat capacity of solid things or difference in heat capacity of solids, and fourth one line spectra। हमने ये कहा था कोई भी एटम है ना उसके ऊपर जब आप ईएमआर एमिट करते हो तो वो क्या करता है, या तो उसे एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। अगर आप एब्जॉर्ब करते हैं, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई वो मेजर करते हो और उसका एक ग्राफ बनाते हो तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी इमिट करती है, एटम के द्वारा कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी इमिट होती है, वो अगर आप मेजर करके स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हो, ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो उसे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा ऐसा नाम दिया जाता है। और हम उसे हाइड्रोजन के लिए पढ़ने वाले हैं, स्पेशली हाइड्रोजन एटम जो है उसका लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो हमें पढ़ना है, बराबर। वन बाय वन हम सारी चीजें लेंगे। हमें पहले जो चीज लेनी है, जो प्लांक ने सबसे पहले ऑब्जर्व की थी, वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? जो वेव थियरी को सपोर्ट नहीं करता या वेव थियरी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बट पार्टिकल नेचर जो है वो मैटर का होता है, ईएमआर का होता है, वो प्रूव होता है इससे। तो प्लांक ने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन एनी सॉलिड is heated, they emits or it emits different type of radiations having different wavelength। अलग अलग वेवलेंथ जो है वैसे रेडिएशन वो एमिट करता है। आपने देखा होगा लोहे को जब हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं ना, तो धुआं तो नहीं हम कह सकते, बट उसके ऊपर एकदम गर्म सतह जहां पर होती है ना, वहां पर आपको कुछ वेपर निकल रही है ऐसा दिखेगा। थोड़े बहुत रेडिएशन तो ऐसे होते हैं जो नेसेंट ऐसे हम देख भी नहीं सकते, तो वो हम फील नहीं करते, बट उसका कलर चेंज होता है वो आप फील कर सकते हो। इट मीन्स दैट द वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स आर एमिटेड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ एनी सॉलिड। मतलब कोई सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो वो रेडिएशन एमिट करने लगता है। हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे बच्चे जो लास्ट में एंटर हुए उसके लिए अभी लेक्चर शुरू ही हुआ है, बराबर है। तो जो पहला फिनोमिनन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सॉलिड को जब आप हीट करना शुरू करो तो उसमें से रेडिएशन इमिट होते हैं। खास याद रखिए, अलग अलग
वेवलेंथ के, वेवलेंथ को हम लेमड़ा कहते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है, उल्टा वाई हमने कहा था, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो अलग अलग वेवलेंथ जो है वो कंटेन करने वाले जो रेडिएशन है वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो आयरन रोड को या आयरन के बार को जब आप हीट करते हो, सबसे पहले हमें तो यही लगता है कि एकदम हीट करो तो कौन सा कलर देता है आयरन रोड, कोई कहेगा मुझे? हम रेड हीट, कलर। रेड कलर, हाँ हमने यही देखा है कि व्हेन वी हीट द आयरन रोड एक्सट्रीमली, क्योंकि हमारी लिमिट वहां तक ही हम उतना हीट कर सकते हैं, तो वो गुड रेड आफ्टरनून कलर, सर। गुड आफ्टरनून बेटा, तो वो रेड कलर देता है, बराबर है। अगर हम आयरन रोड को हीट करते हैं तो वो रेड कलर देता है। बट एक्चुअली ये तो शुरुआत है। आप जब आयरन रोड को हीट करते हो तो वो शुरुआत में रेड कलर देता है, ये याद रखिए। अब आप हीट इंक्रीज करते हो, ये खास याद रखिए। ज्यादा हीट करने पर ये रेड में से धीरे 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 वाइट होना शुरू होगा। ये हमने कभी नहीं देखा होता है, खास याद रखिए, क्योंकि ये फर्नेस में इतना टेम्परेचर दे सकते हैं। वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट मच टेम्परेचर एट अवर लोकल मैकेनिज्म्स, बाय अवर लोकल मैकेनिज्म्स। हम इतनी हीटिंग क्रिएट नहीं कर सकते कि ये जो लोहा है वो रेड के बदले व्हाइट हो जाए। बट जब एक्सट्रीम हीटिंग की बात आती है, जब हम सिर्फ हीटिंग की बात करें तो रेड, एक्सट्रीम हीट करे तो व्हाइट, और फिनोमिनली हीटिंग शुरू हो, एक्सट्रीम हीटिंग हम जब उसे कहते हैं, तो एट द एंड इट फॉर्म्स ब्लू कलर्ड रेडिएशंस। वो ब्लू कलर जो है वो इमिट करना शुरू कर देता है, खास याद रखिए। इसका मतलब हम क्या करें, तो प्लांक ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि ऐसी बॉडी, ये आयरन रोड है ना, उसे हम एज अ बॉडी समझेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा मैटर कि जो रेडिएशन इमिट करता है, उससे स्टडी किया उसने कि आयरन को जब आप हीट करते तो पहले रेड, बाद में व्हाइट, और एट द एंड कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। इसका मतलब क्या निकाला है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कलर आपको देखने को मिला। उसके ऊपर से प्लांक ने एक चीज हमें समझाई, उसने क्या कहा, इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इज, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन जो ईएमआर या बाकी कोई रेडिएशन इमिट होते हैं, गोज फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। आपको एक रीजन पूछा जाता था, याद है नाइन्थ या टेंथ में, कि जो डेंजरस साइंस होती है उसका कलर रेड क्यों होता है? आप उसका आंसर भी देते थे, याद करिए। क्योंकि कोई सर रेड कलर क्योंकि सबसे हाँ, होता है। वो बहुत दूर से देखा जाता है। हम ऐसा कहते थे ना कि भाई जो रेड कलर है वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले रीजन में, फ्रीक्वेंसी जब लो होती है ना तो वेवलेंथ हाई होती है, वो याद रखिए। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बराबर है। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब रेड कलर, एंड हायर फ्रीक्वेंसी जो है उसका मतलब ब्लू या वायलेट कलर हम उसे कहते हैं, बराबर है। आपने विब की ओर देखा है, रेनबो देखा है, उसमें सेम सीक्वेंस होता है, रेड से ब्लू की ओर, मतलब वायलेट की ओर जो है वो कलर वहां पर देखने को मिलता है। तो ब्लू कलर जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी वाला रीजियन है। इसका मतलब ये है कि जब ये हीटिंग की बात आती है, जब रेडिएशन एमिट होते हैं, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां माइग्रेट होती है, तो लोअर टू हायर जो है वो शिफ्टिंग होती है फ्रीक्वेंसी की। तो जो एमिटेड रेडिएशन है वो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर जो है वो माइग्रेट होता है तब। इसका मतलब ये कि रेड कलर जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी में है, इसलिए पहले रेड हुआ, और बीच वाले सारे कलर एकजुट होकर व्हाइट कलर दे रहे हैं, और लास्ट में एक्सट्रीम हीटिंग पर हमें कौन सा कलर मिल रहा है, तो ब्लू कलर जो है वो मिलता है, जो प्रेजेंट है हायर फ्रीक्वेंसी रीजियन में, बराबर है। ये ब्लैक बॉडी को डिफाइन कैसे करें? ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम भले ही पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज ब्लैक बॉडी? अगर हमें ब्लैक बॉडी के बारे में कहना है तो ये ऐसी बॉडी है जो, मतलब कि विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ये ऐसी मैटर है,
ऐसी चीज है जो इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। क्या? सारी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस जो है वो इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। उसे हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस किसे कहेंगे? तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि द रेडिएशंस emitted by that type of body, मतलब कि ब्लैक बॉडी, is known as ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे भाई? विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट टाइप ऑफ बॉडीज आर नोन एज ब्लैक बॉडी और आइडियल बॉडी। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल बॉडी, याद रखिए, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी को वो जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, बराबर है। और ऐसे रेडिएशंस की जो ब्लैक बॉडी में से इमिट हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसा नाम देंगे, बराबर है। अगर हम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जो इमिट रेडिएशन होते हैं ब्लैक बॉडी में से, जो रेडिएशन इमिट होते हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करें, एग्जैक्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहे तो ग्राफ हमें याद रखना है। और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, खास याद रखिए, क्योंकि हीटिंग करते ना, हमने वर्ड ये बोला, तो प्योरली इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब भी होती है और इमिट भी होती है। किसमें से? ब्लैक बॉडी में से, और उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, बराबर है। और साथ में एक रिलेशन ये भी याद रखना है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लिखा ही है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन emitted increases with decrement in wavelength, wavelength मतलब लेमड़ा। तो डिक्रीज होता है ना वेवलेंथ में, तो रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ कम तो इंटेंसिटी रेडिएशन की ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है, बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो एक आप ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। इफ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ लैम्बडा, यही दोनों चीजें लेते हैं, तो इसमें देखने को क्या मिलता है कि अगर आप ज्यादा टेम्परेचर लेते हो, देखो दोनों चीजें हम एक साथ ड्रॉ करते हो, ज्यादा टेम्परेचर लेते हो तो पहले इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पीक आएगा और बाद में डिक्रीज होगा, ऐसा। बट अगर आप लोअर टेम्परेचर पर यही काम कर रहे हो तो इट टेक्स सम टाइम, और जो पीक है वो दूर आएगा, पहले पीक की रिस्पेक्ट में दूर आएगा। ये दोनों के बीच में देखो बड़ा चेंज है। इसका मतलब एक में जो वेवलेंथ है वो कम मिलेगी, दूसरे में वेवलेंथ है वो क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। कौन सा लोअर टेम्परेचर मैंने कहा था? ये T1 इसे हम कहेंगे, या लोअर लाइन जो है ये लोअर टेम्परेचर है, और ऊपरी जो लाइन है वो T2 है, वो हायर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर आपने हायर लिया है तो पीक कहां पर मिला भाई? लोअर वेवलेंथ पर, बराबर। और टेम्परेचर आपने लोअर लिया है तो पीक कहां पर मिला? हायर वेवलेंथ पर जो है वो हमें पीक मिलता है। ये ऊपर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसके ऊपर से हम जो है वो वेव थियरी रिलेट नहीं कर सकते पूरी, वेव के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आगे जो मैक्सवेल की थियरी थी वेव नेचर, वो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी समझा जा सकता है, आगे हमने दो पोस्टुलेट ली थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल के लिए जरूरी, नील्स बोहर ने दो पोस्टुलेट जो थी, दो एजम्पशन थी वो दिया था। एक तो ये दिया था कोई चार्ज पार्टिकल पास होता है देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा हमने कहा था। और दूसरी पोस्टुलेट है वो यहाँ पर काम में आएगी कि अगर इसे हम स्टडी करना है तो वेव नेचर से नहीं बट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, जिसे हमने क्या नाम दिया था, किसी को याद है? स्पेक्ट्रा। ना, स्पेक्ट्रा तो ग्राफ को कहते हैं। एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े, मैंने कुछ कहा था क्वांटा, उसे हमने क्या कहा था? क्वांटा कहा था, या क्वांटाइज्ड एनर्जी ऐसा कहा था। मतलब छोटे छोटे पैकेट, एनर्जी
के छोटे छोटे लेवल, मतलब कंटिन्यूअसली ये बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी जो है, वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगी। खास ध्यान रखना, व्हेन वी हीट एनी ब्लैक बॉडी और एनी बॉडी, देन इट डू नॉट इमिट और इट कैन नॉट इमिट द रेडिएशंस कंटिन्यूअसली। वो एनर्जी इमिट करती है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में करती है। मतलब some amount of energy is or are released at some time, and after some time it release further a bunch of energy, a quanta of energy, a quantity of energy। एक छोटा गैप जो है वो बीच में रहता है, एक साथ कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट नहीं होती रहती, टुकड़ों टुकड़ों में होती रहती है। ऐसे एनर्जी लेवल्स जो है, ऐसे क्वांटम ऑफ एनर्जीज जो है, वो किसने डिफाइन किए थे? तो प्लांक ने डिफाइन किए थे। और ये वो टाइम पर ये बिलीफ जो है कि भाई ऐसा होता है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा चला था, क्योंकि इसके पीछे प्रूफ भी इसने दिया। सिर्फ वैसे ही नहीं कह दिया, उसने ये कहा कि क्वांटा जो है वो हमें ध्यान में लेना है, क्वांटम्स हमें ध्यान में लेना है, विच इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में मैटर जो है वो या तो थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, या तो थोड़ी एनर्जी क्या करेगी? इमिट करेगी। वो क्वांटिटी ऑफ ईएमआर है, उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटा कहेंगे, बराबर है। उसे क्वांटम या क्वांटा आप नाम दे सकते हो। और ये एनर्जी जो है लिबरेटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी जो है, जो मैटर ने एब्जॉर्ब या इमिट की है, वो एनर्जी किसके साथ रिलेटेड होती है? तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब आपने जो ईएमआर वहां पर लिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, एनर्जी भी उतनी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एनर्जी भी कम है। कौन देगा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन? हमने लास्ट लेक्चर में ली थी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डू यू रिमेम्बर? oscillation per इसका unit मतलब time। उसका यूनिट पर टाइम है, वो बराबर है, बट पर यूनिट टाइम में जो ऑसिलेशन होते हैं, आपने जो कहा सही है, मैं समझ गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन अकर्स पर यूनिट टाइम, बराबर है। और हमने क्या कहा था यहाँ पर? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब ऑसिलेशन है पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड में कोई एक जगह से कोई फिनोमिनन कितनी बार रिपीट होती है, उसे उसकी हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो ये ईएमआर के लिए भी अप्लाई होता है कि एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो कितनी होती है। तो जितनी ईएमआर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उतनी एनर्जी भी ज्यादा। जितनी ईएमआर की फ्रीक्वेंसी कम, उतनी उसकी एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। बट प्रोपोर्शनलिटी जहां पर आती है ना, वहां पर कांस्टेंट आता है। ये आपको मैथमेटिकली पता है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो। तो ये प्लांक नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने वो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो दी, एक फिक्स वैल्यू जो है वो दी, और नाम वो कांस्टेंट का अपना खुद का नाम दिया, प्लांक्स कांस्टेंट, बराबर है, क्योंकि ये प्लांक ने खुद ने दिया था। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, उसकी वैल्यू आपको सम में काम आएगी। अगर आपको कहा गया कि आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वैल्यू दे दी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है, और कहा है कि उसकी एनर्जी ढूंढिए, वो वेव में से हम कितनी एनर्जी गेन कर सकते हैं, तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। क्यों? आपको एच की वैल्यू पता होती है, और कहीं ना कहीं पेपर में दी होती है। क्वेश्चन पेपर आप ओपन करो तो लेफ्ट हैंड साइड में या लास्ट पेज पर ऐसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको दी गई होगी, और आप यूज ही इतनी बार करोगे इसका कि अगर नहीं दी गई होगी तो भी आपको याद रह जाएगा। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, बट नहीं होगी तो भी कहीं ना कहीं वैल्यू दी गई होगी। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड है ना, वो उसका यूनिट है। बट प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है भाई? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये है वो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू की एनर्जी जो है वो। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी का आपने वेव चुना है, रेडिएशन चुना है, वो रेडिएशन को इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी इतने जूल आपको मिलने वाली है, वो पता चल जाएगा, बराबर है। तो ये जो थियरी है उसकी मदद से प्लांक ने ये रेडिएशन ब्लैक बॉडी में से क्यों होते वो समझाना पॉसिबल बनाया, प्रूफ के साथ दिया। छोटे छोटे टुकड़े उसने लिए, पार्टीशंस वहां पर किए, जो पार्टिकल नेचर को जो है वो सपोर्ट करते हैं, वो याद रखिए। बट ये फॉर्मूला एक याद रखना, E इज इक्वल टू एच म्यू।
बराबर है, मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट ये पहली इफेक्ट थी कौन सी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। दूसरी एक इफेक्ट है जिसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हेनरिच हर्ट्स नाम का एक साइंटिस्ट था। हर्ट्स क्या है कौन कहेगा, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। ये साइंटिस्ट का नाम कहां पर डिस्कस किया था, हर्ट्स क्या है, ये एक यूनिट है, कौन सी चीज का यूनिट है हर्ट्स जो है वो, फ्रीक्वेंसी। गुड। फ्रीक्वेंसी जो है उसे साइकिल पर सेकंड में मेजर किया जाता है कि एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए, कितना ओसिलेशन हुआ। बट हर्ट्स ने वो चीज ढूंढी थी, तो उसके मान सम्मान में उसे एक यूनिट दिया गया, कौन सा, हर्ट्स। तो हाउ मेनी हर्ट्स ऐसा बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर हर्ट्स, या ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो किलो हर्ट्स या मेगा हर्ट्स में भी जो है वो मेजर किया जाता है, यूनिट यूज किया जाता है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जिसको वेव नेचर से नहीं समझा जाता, उसके लिए पार्टिकल नेचर जरूरी है। तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हर्ट्स ने किए थे, उसमें से एक अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट ये भी है। उसने ये नोट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स वेर इजेक्टेड when some metals were exposed to a light beam। लाइट जो है ना वो ईएमआर है, आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है लाइट जो है वो। तो जब लाइट इमिट की जाती है किसके ऊपर, सर्टेन मेटल्स के ऊपर, कोई कोई मेटल्स के ऊपर, कौन कौन से मेटल्स, तो जो एक्टिव मेटल्स है जिसमें कि पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, ऐसी जो मेटल्स है जो एस ब्लॉक एलिमेंट में आती है, आपने अगर पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखा है तो पहले ग्रुप में ये मेटल्स जो है वो प्रेजेंट है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऐसी मेटल्स के ऊपर अगर आप लाइट एमिट करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करो, तो सडनली वो पार्टिकल्स जो है वो इजेक्ट करना शुरू करता है। वो पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स वे रिजेक्टेड, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे थे जब उसने ऐसी मेटल्स के ऊपर क्या एक्सपोज किया था, अ बीम ऑफ लाइट, लाइट एमिट की थी। तब उसने एक मैकेनिज्म ऐसी बनाई थी, एक सील्ड ट्यूब ली थी, वो सील्ड ट्यूब के अंदर एक तरफ उसने डिटेक्टर रखा था, डिटेक्टर मतलब जिसके ऊपर कोई पार्टिकल इमिट होता है वो पता चले, एमीटर रखा था जो मेजरमेंट देता है, रीडिंग्स देता है, और दूसरे छोर पर जो इलेक्ट्रोड रखा था वो एक्चुअली में मेटल की सीट थी, मेटल को वहां पर रखा था। और बाहर से, अब देखो ये ट्यूब तो ट्रांसपेरेंट थी, आर पार ईएमआर निकल सके ऐसी थी, तो लाइट एमिट की उसने मेटल के सीट के ऊपर, अ बीम ऑफ लाइट वाज emitted ejected on the or exposed with metal। तो सडनली क्या देखने को मिला पता है कि पार्टिकल्स जो है वो यहां पर डिटेक्ट होने लगे। ये डिटेक्टर कौन सा होगा, कोई कहेगा मुझे, आप ये पढ़ चुके हो, जब कोई जिंक चार्ज, सल्फेट। वेरी गुड, सल्फेट नहीं सल्फाइड, आप सही हो बिल्कुल। बट जिंक सल्फाइड, दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको कहता हूं। जिंक सल्फेट का मतलब होता है ZnSO4 और जिंक सल्फाइड का मतलब होता है ZnS, बराबर है। तो ये जिंक सल्फाइड है। क्या होता है जिंक सल्फाइड में, आप एकदम सही हो, आपने आंसर दिया। जिंक सल्फाइड में क्या होता था जरा याद करिए, आगे हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया था। उसके ऊपर अगर कोई भी सर चार्ज पार्टिकल तो तो वहां पे ग्लो करता है वो। When any charge particle is detected on that type of film of zinc sulfide, then it glows at that particular point। वो पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ग्लो होता है। ये खुद पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है और मेटल नेगेटिव के साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ना, तो मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो पार्टिकल्स इजेक्ट हुए। देखो लाइट जब मेटल के साथ टकराई तो उसमें से पार्टिकल इजेक्ट हुआ है। तो वेव नेचर वाला फंडा जो है वो यहाँ पर हजम नहीं होता, बट प्लांक ने जो पार्टिकल नेचर दिया
तो वो दिमाग में बैठता है कि लाइट है वो कोई ना कोई फॉर्म में पार्टिकल में कन्वर्ट होती है यहाँ पर। तो पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का, ऐसा इसने हमें सिखाया। और ये जो हेनरिच हर्ट्ज था उसने ये प्रूव करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया। देखो ये फोटो वर्ड है ना, तो आपको याद रखना एक लाइट का यूज हुआ होगा, बराबर है, तो यहाँ पर भी लाइट का यूज हुआ है। तो फोटो वर्ड यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे इसलिए इलेक्ट्रिक वर्ड आया। और ये ऐसी इफेक्ट है जिसमें लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इसलिए इसे नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ऐसा पूछे तो आपको सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन देनी है, एक फिगर ड्रॉ करनी है, और अभी मैं 3-4 पॉइंट लिखवाता हूँ जो ऑब्जर्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो लिखना है। तो पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 मार्क आपको मिलेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिखोगे कि हेनरिच हर्ट्ज स्टेटेड दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज एक्सपोज्ड ऑन अ मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। और ये मेटल्स कौन कौन सी हो सकती है, तो एक्टिव मेटल्स आपको लिखना है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, बराबर है। तो ये जो फिनोमिनन है कि लाइट अटैक करते ही मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, वो इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या हर्ट्ज ने क्या नाम दिया था इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया था, ये खास याद रखिए, बराबर है। और 3 पॉइंट जैसे मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 3 पॉइंट जो एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन है कि क्या क्या ऑब्जर्व किया गया ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर ejected from the metal surface as soon as the light strikes. What does it mean by? कि जैसे ही लाइट स्ट्राइक होती है मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होते हैं, दोनों के बीच में एक माइनर टाइम गैप भी देखा नहीं गया। जैसे ही लाइट एमिट होती है, एक्सपोज होती है मेटल सरफेस के ऊपर, तुरंत एट अ टाइम स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होते हैं। एक चीज ये देखी गई, और अब दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, ये याद रखिए। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सपोजर ऑफ लाइट, दोनों के बीच में कोई भी टाइम गैप होता नहीं है। एक ही है ऑब्जर्वेशन वहां पर था। सेकेंड वन क्या था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं भाई, वो भी उसने देखा। कोई कोई मेटल ऐसे थे जिसमें से कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे, कभी कभी प्रैक्टिकल में ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा इजेक्ट होते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसने कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड is purely depended on the intensity of light exposed। इसका मतलब ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आप अगर मेटल के ऊपर एक्सपोज करते हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। कम ब्राइटनेस वाली मतलब कम इंटेंसिटी वाली लाइट आप अगर एक्सपोज करते हो किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम लिबरेट होंगे या इजेक्ट होंगे, बराबर है। तो 2 पॉइंट ये याद रखो, एक दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने में और लाइट के एमिट होने में बीच में कोई गैप होता नहीं है, टाइम गैप होता नहीं। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होने वाले वो प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और तीसरा जो पॉइंट है वो एक्चुअली में एक नई चीज सीखनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो मेटल्स जो है ना अलग अलग हम लेते हैं। अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई पोटेशियम लेकर ट्राई करता है, कोई सीजियम लेकर ट्राई करता है, तो हर एक मेटल जो है वो हर एक लाइट इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करती है। हमने ये नहीं बोला कि हर एक फ्रीक्वेंसी पर ये जो है वो लाइट हम एमिट करें और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे ना। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आप एमिट करते हो, एक्सपोज करते हो मेटल के ऊपर, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या, हाँ वो फ्रीक्वेंसी एक बार आपको पता चल जाए कि ये फ्रीक्वेंसी जो है
वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, तो वो इंटेंसिटी की लाइट आप अप्लाई करो तो तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा। बट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिए, ये वर्ड बहुत काम का है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for the occurrence of photoelectric effect is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो मेटल के लिए देखी जाती नहीं है, खास याद रखिए। मतलब पोटेशियम जो है उसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही फोटो इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, तो उसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आप कितनी भी देर एमिट करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगी नहीं। तो खास याद रखिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखी जाएगी, खास याद रखिए। बट कम अमाउंट में अगर आप लाइट एमिट करते हो, मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर आप लाइट एमिट करते हो, तो कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो ये 3 पॉइंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको लिखना है। पहले डेफिनेशन, फिगर, बाद में ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन में ये 3 पॉइंट, एक तो टाइम गैप वाला, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, तीसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला। बराबर है, 2 पॉइंट हुए। कौन कौन से? एक तो आपने 4 में से ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, और दूसरा आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं दिया है, बट शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का दिया है, वो तो बहुत डीप में दिया है और वो हम पढ़ने वाले हैं। बट हीट कैपेसिटी क्या है, तो आप घर पर कभी ट्राई कर सकते हो कि एक बीकर में पानी भरना है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आप जितनी हीट दोगे ना, उसकी अमाउंट अलग होगी। और आप बीकर में पानी के अलावा कोई और मैटर लेते हो, मतलब कोई और लिक्विड लेते हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपको इंक्रीज करना है, तो देनी पड़ती एनर्जी कितनी है वो अगर आप मेजर करते हो ना, तो वो दोनों में डिफरेंस होगा। भले ही आपने 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इंक्रीज किया है वाटर का और अदर सब्सटेंस का या ऑर्गेनिक सोलवेंट का, बराबर है, तो ये अदर सब्सटेंस जो है, कोई भी ऑर्गेनिक सोलवेंट है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है टेम्परेचर, और वाटर को तो देनी पड़ती अमाउंट ऑफ हीट है वो अलग होगी। पेट्रोल इज एन ऑर्गेनिक सोलवेंट, पेट्रोल जो है ऑर्गेनिक सोलवेंट, तो पेट्रोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो फटक से बढ़ जाता है। वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, देन इट टेक्स टाइम और रिक्वायर्स सम मोर अमाउंट ऑफ हीट। तो क्यों भाई? तो ये जो टर्म है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। बट ये एग्जांपल मैंने भले ही दोनों लिक्विड के लिए है, सॉलिड चीजों को अगर आप ध्यान में लेते हो तो उसकी हीट कैपेसिटी जो है, दो अलग अलग चीजों की जो हीट कैपेसिटी है सॉलिड चीजों की, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखा जाता है। और हीटिंग हम देते हैं तो रेडिएशन से भी दे सकते हैं, बराबर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अगर आप कोई चीज हीट करते हो तो सॉलिड चीजों की हीट कैपेसिटी में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? तो ये क्यों का आंसर वेव नेचर से आप नहीं दे सकते, ये मार्क है। इसके लिए पार्टिकल नेचर जरूरी है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट के पार्टिकल की साइज भी अलग अलग होगी। तो जब आप उसे हीट करते हो तो उसके बीच में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने के लिए या उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। अगर बॉन्ड ज्यादा वीक है तो उसे हीट होने के लिए टेम्परेचर क्या लगेगा? कम लगेगा, तुरंत बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो पार्टिकल नेचर अगर आप ध्यान में लेते हो तो आप इजीली समझा सकते। वेव नेचर से ये चीज आप इजीली समझा पाते नहीं हो, बराबर। लाइन स्पेक्ट्रा हम पढ़ने वाले, बट लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले हमें 2 पॉइंट पढ़ने होंगे, जिसमें से एक पॉइंट तो यहां पर ही है, दोनों को एक्सेप्ट करने की बात है। दोनों मतलब कौन कौन? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। एक्चुअली में बुक में शायद आपको एक
साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया है, बट ड्यूअल बिहेवियर आपको दिया गया होगा। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो दोनों के बीच में तो जंग छिड़ गई थी। मैक्सवेल ये कह रहा था कि वेव नेचर होता है और प्लांक ये कह रहा था कि पार्टिकल नेचर होता है। बट आइंस्टाइन नाम का एक साइंटिस्ट था, ये आइंस्टाइन ने ये कहा कि भाई आप दोनों सही हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट होते, खास याद रखिएगा, और इसने ये ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहा है, वैसे ही नहीं कह दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो जो मैटर के साथ इंटरेक्ट होते, खास याद रखिए, तब वो पार्टिकल नेचर पजेस करते हैं, मतलब पार्टिकल नेचर वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तब जब मैटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं तब, और जब एज इट इज पास होते हैं, प्रोपेगेट होते हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रोपेगेट होना मतलब मूव होना। एट द टाइम ऑफ प्रोपेगेशन इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। तो वो कौन सा नेचर शो करते हैं? वेव नेचर। तो ये खास दिमाग में आपके होने चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोज ड्यूअल बिहेवियर। इट मींस इट shows the properties of wave nature as well as particle nature. But when Einstein observed that when it interacts with the matter, then it shows major properties of particle, means it possesses particle nature at the time of interaction of matter. But when it propagates in any direction, कभी आगे बढ़ता है कोई डायरेक्शन में, तो वो कौन सा नेचर शो करता है? वेव नेचर शो करता है। इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि पहले साइंटिस्ट डायलेमा में थे, कंफ्यूजन में थे कि भाई कौन सा नेचर है, वेव वाला सही है या पार्टिकल वाला सही है, क्योंकि सभी के लिए दो दो तीन तीन चार चार फिनोमिनन्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर, तो कोई इंटरफियरेंस और डिफ्रेक्शन जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो लाइट या EMR है वो एक्चुअली में कौन सा नेचर पजेस करता है? तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद आइंस्टाइन के साथ सारे जो साइंटिस्ट है वो सहमत हुए भाई EMR पजेस और लाइट पजेस ड्यूअल नेचर, मींस इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करते हैं? शो करते हैं। बराबर है। तो यही चीज जो है वो ड्यूअल नेचर में हमें याद रखनी है। लास्ट वन जो चीज है वो स्पेक्ट्रम पढ़ना है हमें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। टाइम बहुत कम है तो मैं शुरू नहीं करूंगा, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का मॉडल पढ़ने पर ये जो एटॉमिक मॉडल से उसका काम खत्म होगा। बाद में हम सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर में एंटर होंगे, बट ये टॉपिक बहुत बड़ा है। एक्चुअली इट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। बराबर है, 5-6 पेज कवर कर ले, इतना बड़ा टॉपिक होगा ये। बट एविडेंस हमें इकट्ठे करना है, या जो इकट्ठे हुए हैं उसे प्रूव करने सीखने हैं। किसके लिए? फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी। अब क्वांटा क्या है वो आपको पता चल गया है। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब है अ पैकेट ऑफ एनर्जी, अ स्मॉल बंच ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक छोटा क्वांटिटी, उसे हम क्वांटिटीज एनर्जी ऐसा नाम देंगे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जब हम ये EMR को अप्लाई करेंगे, कोई एटम के ऊपर एक्सपोज करेंगे, तो वो थोड़े बहुत EMR को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़े बहुत EMR को क्या करेगा? इमिट करेगा, और उसे हम ग्राफ के फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ के फॉर्म में ये लाइट के इफेक्ट को जब हम देखेंगे उसे हम नाम देंगे स्पेक्ट्रा। एटम के इफेक्ट है इसलिए नाम देंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो 2 तरीके के होंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बराबर है। बट वो